अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता होगा जमात इस्लामी काफ़ी रोज़ से इस्लामाबाद में धरना दिए बैठी थी और फिर कराची में भी कुछ दिनों बाद उसकी एक झलक हमें दिखाई दी जब प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी कैंप लगाया गया। ये एजेंडा लेकर बैठे थे कि आवाम के लिए रिलीफ लेकर उठेंगे और ख़ासकर जो बिजली के बिलों का मामला है जिससे आवाम बड़ी सताई हुई है, टैक्सेस हैं भारी जिसका बोझ डाल दिया गया है, उस ज़िम्न में कुछ ना कुछ रिलीफ लेकर ही धरना ख़त्म करेंगे। बट कल हमने देखा एक मुआहिदा हो गया हुकूमत के दरमियान और जमात इस्लामी के दरमियान और कहा जा रहा है कि इस मुआहिदे के तहत अब धरना तो मौखर कर दिया गया है लेकिन हुकूमत से काफ़ी चीज़ें मनवाई गई हैं। किसने क्या हासिल किया आपने तज्जियाकारों से ज़रा पूछते हैं हम, बट आपको बताते हैं पहले कि मुआहिदे में है क्या या तय क्या हुआ। तो जी बताया जा रहा है, जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कि मुआहिदे में कहा गया है कि रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को कम किया जाएगा, बिजली के बिल्स और उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको फौरी तौर पर कम किया जाएगा, जागीरदारों और लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स का एक मरबूत निज़ाम उसको वज़ा किया जाएगा। साथ ही साथ ताजरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। IPPs, ये बड़ा मसला है, IPPs के मुआहिदों पर मुकम्मल नज़र-ए-सानी की जाएगी और साथ साथ एक टास्क फोर्स कायम की जाएगी जो कि 1 माह में अपना काम मुकम्मल करेगी और उसके बाद ऑब्वियसली रिपोर्ट पेश की जाएगी कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी सतह पर इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको 1300 cc तक महदूद किया जाएगा। अब ये जो शराइत जिनके ऊपर कहा गया है, यकीन दहानी करवाई गई है हुकूमत की तरफ से जमात इस्लामी को अमल दरामद की, ये हैं तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन क्या इनके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? किसने क्या हासिल किया? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा और उमर चीमा साहब स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, ये जो मुआहिदा है इसमें शराइत भी ज़बरदस्त किस्म की और यकीन दहानी भी करवाई गई है, लेकिन क्या समझते हैं किस हद तक इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? प्रैक्टिकल है? बिल्कुल अलीना, ये जो मुआहिदा है अगर उसकी तमाम शिकों को देखा जाए तो उससे ये तो वाज़ेह है कि ये बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर ये इनके ऊपर अमल दरामद हो जाए, अवाम के मफाद में है, ख़ास तौर पे बिजली के बिलों के हवाले से हो, टैक्स की शरह कम करने के हवाले से हो, ट्रांसपोर्टर्स और बाकी जो इस तरह का है उनको रिलीफ देने के हवाले से, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तमाम तर जो शिक्के हैं वो इससे अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा अगर इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अमल दरामद करना फ़िलहाल मुश्किल है। ख़ास तौर पे अगर टैक्स की शरह के हवाले से हो तो उसके अगर आप जब ये IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, अब तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, शायद इस महीने के एंड तक जो है वो उनका जो बोर्ड है वो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी इसकी वो दे देगा, अप्रूवल दे देगा। तो ये तमाम तर ये जो ख़ास तौर पे जो टैक्स के हवाले से है, ये पहले हुकूमत ने भी अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, जो IMF का डेलीगेशन था उसको कायल करने की कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स की जो शरह है उसको कम किया जाए, या जो स्लैब्स हैं वो पहले 6 थे उसको कम करके उन्होंने 4 या 5 किए हैं, तो वो उसी तरह रहने दिया जाए। ये नहीं माने थे उस टाइम भी IMF जो है। तो अब मैं नहीं समझता कि ये इस तरह जो धरने से कोई आप या हुकूमत IMF को कायल कर सकती है कि हमें दोबारा जो है इसको रिव्यू करना चाहिए, जो टैक्स स्लैब्स हैं या जो टैक्स की रेशो है उसको। दूसरी जो है इसमें फिर IPPs के हवाले से है, तो IPPs के हवाले से भी आपकी जो इंटरनेशनल ये बाइंडिंग होती है, ये अगर आप तोड़ते हैं, जो खिलाफ वर्जी करते हैं, मुआहदों से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला मामला आ जाता है। तो ये भी मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर मुमकिन है। फिर वही हो सकता है कि जो बिजली की कीमतों के हवाले से हुकूमत खुद से कोई सब्सिडी दे, या फिर यही हो सकता है कि डेवलपमेंट जो बजट ये रखते हैं PSTP में वो उसको कम करें और उसको जो इस तरफ वो इसका इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह के कुछ जो है वो हुकूमत कर सकती है। अदरवाइज़ जो इंटरनेशनल आपकी जो बाइंडिंग्स होती है वो ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता कि हुकूमत उससे बाहर निकल आए। इसलिए ये मुआहदे की जो तमाम तर वो हैं, ये जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए और उसके साथ साथ जो मुआहदा करने वाले हैं उनको भी कि मुआहदे में एटलीस्ट उस तरह के जो है वो शिक्के या इस तरह के जो मुआहदे के अंदर शराइत रखी जाएँ जो कि काबिल अमल भी हों, ताकि उससे अल्टीमेटली आवाम को फ़ायदा पहुँच सके। ये नहीं कि सियासत के लिए आप आए धरना दे दिया, चंद दिन जो है वो आवाम भी इससे परेशान और
मुश्किलात का शिकार हुई और उसके बाद एक मुआहदा, एक फेस सेविंग के लिए आप वो करके चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी जमातें हैं वो कोई अगर इस तरह की मास मूवमेंट या कोई धरने या प्रोटेस्ट करते भी हैं तो फिर उनके मुतालबात और जो शराइत होनी चाहिए वो भी अवामी जो आप उनके मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। इससे हासिल क्या हुआ जमात इस्लामी को? कुछ हासिल भी हुआ या नहीं? मैं नहीं समझता कि इससे जमात इस्लामी को कुछ हासिल हुआ है। हासिल हुआ है तो आवाम को हुआ है। जो परेशानी थी पिछले चंद दिनों से आमदोरफ्त में, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी थे, मैं समझता हूँ कि ये जो हाफिज़ नईम साहब का जो शुरू था बतौर अमीर के, उनको मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी कर दी ये धरना देने के हवाले से और यहाँ पे आने के हवाले से। उनको पहले होमवर्क कर लेना चाहिए था और क्या क्या चीज़ जो है मुमकिनात में से है वो करते, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये धरने की नौबत ना आती। ठीक है, ये आम बात है। बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या फेस सेविंग भी हुई है? क्योंकि हमने देखा एक तरफ न्यूज़ साइकिल में खबर चल रही थी कि मुआहिदा हो गया, उससे अगली ब्रेकिंग ये थी कि बिजली के बिलों में, बिजली के रेट में 2 रुपए का इजाफा हो गया। तो फिर कहाँ कम, कौन सा मुआहिदा? ये तो अलीना, मेरी तो राय में ये एक पावर शो दिखाने की कोशिश थी एक सियासी जमात की जो काफ़ी इस वक्त इर्रेलेवेंट है पॉलिटिकल सीन में। अभी हाफिज़ नईम साहब जो हैं अभी मेरे ख्याल से अप्रैल में इलेक्ट हुए थे अमीर, और उसके बाद से शायद एक तासुर था जमात में कि हम ऐसा ना हो कि हम एक शहर की सियासी जमात बन के रह जाएंगे। सिर्फ जमात इस्लामी कराची की एक सियासी जमात है तो कुछ नेशनल लेवल पे करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये वो कोशिश थी कि इस्लामाबाद जाएं, वहाँ पे जाके बड़ा जलसा करें, धरना दें, फिर रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, एक नेशनल लेवल पे अपनी कुछ रेलेवेंस बनाई जाए। क्योंकि जहाँ तक ये जो मुतालबात हैं, मेरे तो ख्याल से बहुत अच्छे मुतालबात हैं। ठीक है, महंगाई कम होनी चाहिए, सैलरी तबका जो है उनके टैक्सेस कम होने चाहिए। आपकी और मेरी, हमारी इस वक्त तनख्वाह आई है, हम सबको पता है कि उसमें कितना टैक्स कटा है। बिजली के बिल कम होने चाहिए, हुकूमत को अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। बहुत अच्छे मुतालबात हैं, लेकिन क्या ये हो सकते हैं? कुछ खास इसमें सब्सटैंशियल नहीं है। ये सारी पॉपुलिस्ट डिमांड्स हैं, क्योंकि कुछ तो जैसे फ़खर भी कह रहे थे, हुकूमत की मजबूरियां हैं। कुछ आपने इंटरनेशनल मुआहदे साइन किए हुए हैं, IMF की कुछ शराइत हैं, आप उनमें ऐसे नहीं निकल सकते। हुकूमत की भी लग रहा है कि कुछ कोशिश है तो कुछ टैक्स रिफॉर्म्स लाने की, IPP के साथ कुछ रीनेगोशिएशंस करने की, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में ये सारी चीज़ें जो है हल हो जाएंगी। तो मुझे तो ये सिर्फ एक पावर शो और एक किस्म की रेलेवेंस दिखाने की कोशिश थी। हाँ, इससे क्या हासिल हुआ? मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं। जमात इस्लामी का आपको याद होगा अभी जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, तो उनका वोट शेयर कितना था? 2%। और इस वक्त उन्होंने एक अवामी डिमांड्स रखी, जो अवाम की मुश्किलात है वो उन्होंने रखी सब हुकूमत के सामने। तो उनको तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, अवाम को भी आना चाहिए था, दूसरी सियासी जमातों को भी आना चाहिए था उनके धरने पे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ खास ट्रांसलेट हुआ नहीं, वो सपोर्ट वो जनरेट कर नहीं सके। तो बस मेरे ख्याल से 14 दिन का धरना था और एक पावर शो था, वो उन्होंने दिखाया और वापस ले गए। कुछ खास सब्सटेंशियल मेरा नहीं ख्याल है कि गेन किया है। मगर साहब, चले अगर मकसद ये भी था कि एक विफाकी जमात के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, पावर शो करना है, तो आपके ख्याल में क्या वो अचीव हो पाया? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप बाहर निकलें और सबसे पूछें जमात इस्लामी के मुतालबात कैसे हैं, तो सब कहेंगे बहुत अच्छे हैं मुतालबात। आप बिजली हर घर का मसला है, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी बातें हैं, वो हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनते। उसमें आप देखें कि जमात इस्लामी ने एक कोशिश, एक अच्छी कोशिश ज़रूर कहा जा सकता है इसको, कि उन्होंने एक अवामी इशूज़ के ऊपर अपनी तई एक कोशिश की। जमात इस्लामी ज़ाहिर है कोई मास स्केल जमात नहीं है, पाकिस्तान की कोई बड़ी इलेक्टोरल सपोर्ट उसको हासिल नहीं रही है, लेकिन जो इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, जो जमात इस्लामी एक बहुत मुनज़्ज़म सियासी जमात है और वो ट्राई करते रहते हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स में तब्दीली लाने की कोशिश करते रहते हैं, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह अगर हम कहें तो उनकी एक पॉलिटिकल मूव ज़रूर थी। इसका फ़ायदा जमात इस्लामी को आगे चल के देखते हैं कि क्या सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं मानी गई तो उनके लिए चैलेंज होगा। बहुत से लोग आज खुद विदिन द जमात कहते हैं कि शायद एक फेस सेविंग मिल गई, लेकिन ये फेस सेविंग उन्होंने वो उन जमात इस्लामी के लोगों से बात करो, मैंने ज़ाती तौर पे हाफिज़ नईम साहब से
पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने अभी सिर्फ मौखिर किया है, हमने ख़त्म नहीं किया, और अगर ये डिमांड नहीं मानी गई तो हम जो है वो अगले मरहले में, और शायद ये मरहला मार्च धरने का नहीं मार्च का हो, वो देखेंगे, जब होगा वो होगा। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ कि इतने दिनों में जो पूरा मीडिया की तवज्जो थी वो पीटीआई से जमात इस्लामी की तरफ शिफ्ट हो गई। वो जो उनकी भूख हड़ताल थी उसका जिक्र हमने टेलीविज़न पे नहीं देखा, ज़्यादातर फोकस रहा जमात इस्लामी पर, फिर हुकूमत के मुज़ाकरात पर। हो क्या सकता है, ये बात ठीक है जो फ़खर बात कह रहे हैं या बेनज़ीर बात कह रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने अखराजात भी तो कम कर सकती है। जैसे कहा कि जी 13 सीसी उस पर गाड़ियों में आ जाएं, या जो है कम से कम ऑप्टिक्स आपके बेहतर हों। ये वो चीज़ें हैं जिस पे अमल किया जा सकता है। इसमें कोई IMF तो खुद कहता है कि अपने अखराजात कम करें, तो आप उन चीज़ों को तो मान सकते हैं। फिर एग्रीकल्चरल टैक्स के हवाले से भी अगर, और ये जमात इस्लामी का इसमें शामिल करना बज़ाते ख़ुद एक बड़ी बात है, एक बड़ी चेंज है जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स के अंदर। तो असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि गवर्नमेंट और जमात इस्लामी के दरमियान, अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट आगे जाके सितंबर अक्टूबर में हमें चीज़ें पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आएंगी, और उसमें जमात इस्लामी कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देगी, कोई मार्च वगैरह की कॉल देगी, तो उसमें ज़ाहिर एक एडिशनल गवर्नमेंट पर दबाव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें वक्ती तौर पे, तो हमें लगता है कि उन्हें फेस सेविंग हुई है, और ये उनके लिए और हाफिज़ नईम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर ये महज फेस सेविंग ही रहती है। सिंस आपकी उनसे बात भी हुई है, सर ये बताइएगा कि इतनी आसानी से धरना ख़त्म कर दिया, चाहते तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर सकते थे या कुछ दरमियान में होता, ये तो हमने देखा कि बिल्कुल सरसरी से उनको, ये क्या हुआ? मेरे नुक्ते नज़र से तो ये विदिन जमात इस्लामी, शायद इस पर यहाँ अगर कराची में बहुत से जमात इस्लामी के लोगों से बात होती रहती है, उनका फोकस मेयर से अमीर की तरफ शिफ्ट हो गया। जो मेयर की एक चल रही थी कि जब हाफिज़ नईम को ज़ाहिर है वो समझते बहुत बड़ी जमात इस्लामी को बल्दियाती इलेक्शन में जो कामयाबी हुई थी उसके वो समरात उनको नहीं मिले। अब अगर ये जो उनका धरना था, इसके समरात भी अगर वो नहीं हासिल कर सके तो फिर हाफिज़ नईम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर ज़ाहिर है बड़े चैलेंज उनके सामने आ जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को कोई कामयाबी इसको हम नहीं कह सकते। गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। एक तरफ पीटीआई है, अब यह आ गए, आगे के मसले मसाइल और हैं, लेकिन धरना बजाते खुद जो हमारा प्रोटेस्ट रहा है विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, उसमें एक धरना था जो एक मीनिंगफुल रहा, और वो उस लिहाज से मीनिंगफुल रहा कि इमरान खान साहब ने 124 दिन का धरना किया, और अल्टीमेटली बहरहाल एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट पे अमल हुआ। मसला बट एक चीज सोचने की जरूरत है, एक चीज सोचने की जरूरत है जी। एक सेकंड मज़ साहब को कंप्लीट करने देते हैं, एक सेकंड मज़ साहब को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपके पास जुडिशियल कमीशन बना, ठीक है, रिगिंग के हवाले से। जुडिशियल कमीशन के बाद जो है उसकी फाइंडिंग्स आई, और चाहे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही उसको कबूल किया गया उन चीज़ों को। तो किसी हद तक हमें वो वे फॉरवर्ड। बाकी हम धरने अगर देखें, ताहिरुल कादरी साहब का देखें, और धरने देखें, खुद पीटीआई के धरनाबाद के देखें, हमने उसमें हमें कोई कामयाबी नजर नहीं, वो किसी ना किसी तरह डिफ्यूज हुए, उस तरह कुछ नहीं। बेनज़ीर कुछ ऐड कर रही थी आप? प्लीज मुख्तसर रखिएगा। छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी हुकूमत के खर्चों के बारे में और गाड़ियों के बारे में। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि हमें एक हफ्ता हो गया है, हम पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं, आपको याद है कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी, उन्होंने एक लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं स्पीकर ऑफिस के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए। हमें हफ्ता हो गया है, हफ्ते से भी ज्यादा, और हम जियो फैक्ट चेक से उनको बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो मालूमात दें कि वो कौन सी गाड़ी है, वो कितने की आपने गाड़ी खरीदी है, वो कौन सी गाड़ियां हैं। और हमें कहा जाता है बस हम आपको कल भेज रहे हैं, घंटे में भेज रहे हैं। एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और ये मालूमात नहीं दी जाती। तो खर्चे भी कम करें और ट्रांसपेरेंसी भी लेके आए। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आपको अवाम के पैसे हैं, आपको ये मालूमात देना बहुत जरूरी है। बेशक। अच्छा उमर, अवाम की हम बात कर रहे हैं, तो अवामी सारे के सारे मसाइल जो जमात इस्लामी लेके चली, अवाम का तो रद्द अमल आना चाहिए था इसके ऊपर, अवाम को तो साथ जुट जाना चाहिए था इस कॉज के, लेकिन क्या वजह है कि उस तरह से रिस्पांस नहीं नज़र आया हमें अवाम का अवामी इशूज़ के ऊपर?
देखिए अलीना, जो जमात आती है उस पर भी डिपेंड करता है ना कि उसके अवाम कितने साथ है। तो जो पहले बातें हो रही थी कि जमात की कितनी पेनिट्रेशन है अवाम में और किन इलाकों में है, तो उसी तरह से अवाम भी मौजूद थी। और फिर मौसम भी कुछ इस किस्म का है कि उसमें भी शिद्दत है कि बाज़ औक़ात बड़ी हबस भी होती है। और जमात इस्लामी, हम बात तो करते हैं कि वो अगर धरना जारी रखते, वो कितनी देर जारी रखते, ऑब्वियसली कोई लोग उनके साथ बैठते तो वो करते। इशू ये है कि इससे हट करके जमात इस्लामी को कोई फायदा मिला है या हुकूमत को फायदा मिला है, ये बात है कि अवाम को क्या मिला है। अवाम जो है इस वजह से काफी परेशान है। जो बिलों वाला मामला है ये इंतहाई नाजुक मामला है और ये हुकूमत के लिए बहुत एक शदीद बहरान का सबब बन सकता है और हुकूमत को इसका हल कोई सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि हुकूमत जो होती है वो भी कोई इतनी बहरी नहीं होती है, यानी कि उनको भी सबसे ज्यादा जो अजीज होता है अपना वोट होता है, क्योंकि वोट के जरिए वो ताकत में रह सकते हैं। तो लिहाजा जिनसे वो वोट लेते हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि वो मसला हल क्यों नहीं कर पा रहे। इसके हवाले से जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो कुछ देर से ये लगे तो हुए थे, इनकी नजर में एक सोल्यूशन ये था कि जो एक सर्कुलर डेट है इसको किसी तरह हम अवाम से ट्रांसफर करें गवर्नमेंट के खाते में। लेकिन साथ उसके ये कोई चाइना से भी कोशिश कर रहे थे कि इनके जो कोई लोन्स वगैरह हैं या इस तरह के कई जो डेट हैं उनकी कोई वो रीप्रोफाइलिंग हो जाए, तो ताकि उधर से हमें रिलीफ मिले तो हम अवाम को आगे ट्रांसफर कर पाएं। अभी तक उसमें इन्हें कोई एज सच पजीराई नहीं मिली, एक चीज। दूसरा ये है कि जिस तरह फखर ने भी बात की कि इन्हें चाहिए कि आपने जब इतना डेवलपमेंट फंड आपने रखा हुआ है तो डेवलपमेंट अगर आप करते भी हैं और लोग बिजली के बिलों से तंग आए हुए हैं तो वो आपकी डेवलपमेंट को क्या देखेंगे, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है जिससे एक लोगों को रिलीफ दिया जाए, यानी कि उस पर ये काम हो सकता है। ये कोई ऐसी नामुमकिनात में से बात नहीं है, यानी कि इट्स डूएबल। लेकिन यह है कि चूंकि हुकूमत जो है उसका ज्यादा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस होता है नून लीग का, और उन्हें लगता है कि हम कोई अपनी निशानियां भी छोड़ दें कि कोई 4 काम किए हो ताकि लोगों को बता सकें, इश्तिहार लग जाए, जरा टिकटॉक बन जाए। हाँ, और दूसरा लीना इसमें एक और जो इशू है ना आईपीपी के हवाले से, ये बड़ी पॉपुलर बात है कि जी हम आईपीपी के साथ जो है रीनेगोशिएट करें। ये बड़ी एक निगलों वाली बात होती है कि हमें जब कोई क्राइसिस आता है हम उस टाइम कोई एक डील कर आते हैं, फिर बाद में जब हम उससे निकलते हैं फिर हम कहते हैं जी कि इनको भगा दें या इस तरह से कर लें। चीजें इस तरह नहीं चलती बिजनेस वर्ल्ड में। आपको याद होगा कि जब माजी में भी हमारे मसाइल हुए, खासतौर पर रेकोडेक वाला, कितनी कैंपेन चली कि जी वो कोई खा गए या ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, डील कैंसिल हो गई, फिर हमको 12 साल 13 साल के बाद दोबारा से उन्हीं के साथ नेगोशिएट किया, उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए, कई तरह की कंसेशन दी। इन्हें ये चीजें हमें इस पर एक इन्फॉर्म डिबेट की जरूरत है कि आईपीपी की आपको जरूरत क्यों पेश आती है, और कैपेसिटी चैलेंज जो चार्जेस हैं उनको कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रिलीफ है, रिलीफ के बारे में हुकूमत को सोचना पड़ेगा। अपने जो बाकी अखराजात हैं, से मुतालिक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे कि कोई कमेटी भी तश्कील दी जा रही है और रीनेगोशिएशन से मुतालिक बातचीत हो रही है, वो भी अमली तौर पर। ये जो बात आप कर रही हैं, ये भी देखें कि अभी इन्होंने जो नए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगाए हैं मोहम्मद अली साहब, ये वही मोहम्मद अली साहब हैं कि जो इमरान खान के टाइम पर इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने रीनेगोशिएशन की बात की थी कि इनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल साइड की बात कर रहा हूँ, एक सियासी नारे हैं। अगर उस टाइम इमरान खान के टाइम पर रीनेगोशिएट क्यों नहीं हुआ, चीजें उधर की उधर ही पड़ी रही हैं, इसका मतलब है कि कोई ऐसे प्रॉब्लम है कि जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये उन पर बात नहीं करते। कोई चीजें रियलिस्टिकली कोई डूएबल है, कोई नहीं है। अभी इनको उन्हीं मोहम्मद अली साहब को दोबारा लेकर रहे हैं, और यही मोहम्मद अली जो है ये निगरान दौर में 6 माह में यही मोहम्मद अली जो है ये वजीर तवानाई थे। तो क्या चेंजेस आई क्या है? ये वाली बात जो है जी कि रीनेगोशिएट करना है, ये 2020 वाली रिपोर्ट है मोहम्मद अली रिपोर्ट, उसमें यही बात है, वो मोहम्मद अली दोबारा आ गए हैं और अभी तक चीजें रीनेगोशिएट नहीं हो रही। एक चीज़ तो उमर, एक चीज़ तो हो सकती है कि ठीक है ये रीनेगोशिएट, मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं आसान होगा, मेरे ख्याल में तो आसान नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट या इवन गवर्नमेंट और जमात इस्लामी के दरमियान शायद मुआहदे में या इवन अदरवाइज भी इस बात पे तो एग्रीमेंट होना चाहिए था कि आईपीपीज़ एक गलत डिसीजन था।
IPPs का जो मुआहदा हुआ वो एक गलत मुआहदा था पाकिस्तान के लेवल पे। हम अपने लेवल पर बात कर रहे हैं, दूसरा जो है फरीक वो अलग है, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उसके नुकसानात कितने हुए, कम से कम ये चीज़ें तो आनी चाहिए कि ये किया किसने था, उसका रैशनल क्या था और उसके नताइज क्या निकले। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि ये भी परसेप्शन दुरुस्त नहीं है कि मुआहदा गलत था। मैं यही बात आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के टाइम पर जो चीज सबसे ज्यादा उनके लिए पॉलिटिकली डैमेजिंग थी वो ये थी कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी। उस टाइम हम चाहते थे कि किसी तरह अपने जो एक तवानाई का एक बुहरान है उस पर काबू पाया जाए। एक शख्स, एक ब्यूरोक्रेट थे बड़े सीनियर पोजीशन पे, जो इस अमल में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि 2015 में जब हमने IPPs लगाए तो हम पहले अपने बिजनेसमैन उनको कहते थे कि आप लगाएं, लेकिन कोई बंदा आगे नहीं बढ़ता था। फिर हमें चाइनीज के साथ डील करनी पड़ी और अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया ये है कि हम अक्सर लोग बात करते हैं, मैंने कई लोगों से बात हुई है जो कि एनर्जी के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि बिडिंग में नहीं गए। अच्छा, मेरा उनसे एक काउंटर क्वेश्चन होता है कि क्या उधर कोई कंपटीशन था, कोई और इंटरेस्टेड पार्टीज थी? आगे जवाब ये आता है कि बेशक अगर नहीं भी थी तो फिर भी उनको बिडिंग में जाना चाहिए था। अब ये है कि हमारी जो रियलिटी है और वो हमारे जो चैलेंजेस हैं जो हमें आ रहे हैं आज के दिन, उनसे जरा हट कर हैं। और IPPs का जो मामला है, एक और तासर ये है कि शायद वो जो पुराने लगे हुए हैं हम उनसे जान नहीं छुड़ा पा रहे, और उसके बाद शायद जब वो जान छूट जाएगी तो हम इससे निकल आएंगे। तो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो IPPs अभी भी लग रहे हैं। सर वैसे हम इसके ऊपर बात तो कर रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, बट मेरा ख्याल है बड़ा टेक्निकल इशू और बड़ा मल्टी फेसेटेड इशू है, क्योंकि एक इशू इसमें यह भी है कि पावर जनरेट तो हो रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम इतना फरसूदा है कि क्या वो उसका लोड भी संभाल पा रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा आगे। तो इतनी इसमें बारीकियाँ हैं कि आई थिंक डेफिनेटली, जैसे मदद साहब भी कह रहे थे, अभी आप भी कह रहे थे, इसको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, देखते हैं आने वाले दिनों में इस सिलसिले में क्या होता है। बट जिन बातों के ऊपर मुआहिदा हुआ है वो डेफिनेटली आवाम के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए अमल दरामद होता है कि नहीं होता है। हमारा सारा पैनल इसके ऊपर अभी कह रहा है कि देखना बाकी होगा, मुश्किल है अमल दरामद होता हुआ लगता। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे इशू की बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात करेंगे एक केस की जिसमें बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक, और अगर ना हुई है अमल दरामद तो फिर उसके मुस्बिरात क्या हो सकते हैं। वैसे ये केस तो था नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन की अदम अदायगी से मुतल्लिक, लेकिन इसमें बड़ी तफसीलन जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथियों ने बयान किया है कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद की आइनी अहमियत क्या है। लिखते हैं कि जी, अदालत अपना जो इख्तियार है वो आइन से डराइव करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरियत में बड़ा ज़रूरी है लॉ इन्फोर्समेंट और गवर्नेंस के लिए कि अदालती फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद हो। अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद आइनी पाबंदी है, आइनी ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बस हुक्म हो गया और उसके ऊपर अमल दरामद ना हो, बल्कि ये ज़रूरी और लाजिम है कि अदालती फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद हो, वरना उसके मुस्बिरात हो सकते हैं। और फिर तौहीन इस सिलसिले में, या तौहीन अदालत का जो प्रिंसिपल है वो इस सिलसिले में किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, ये भी आगे बताया गया है। अब जमा खातिर ये कि हम एक तरफ तो ये देख रहे हैं जुमले और तफसीलात जो बयान की गई हैं, दूसरी तरफ मंजरनामे पर अगर देखें तो हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर एक पोजीशन ली हुई है। अभी हालिया कानून साजी देखें जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करके की गई है, या फिर इलेक्शन कमीशन जिसने नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और ये बताया गया है उसमें, या ये इस्तदा की गई है उसमें कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने में क्या मुश्किलात हैं या क्या एतराज़ात हैं। तो इसके चलते ये जो फ़ैसला है और इसमें जो तौहीन अदालत से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए गए हैं, क्या अहमियत है सारे सिनारियों में इन अहकामात की या इन बातों की? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है, क्या समझते हैं आप फ़खर दुरानी साहब? अलीना, मुझे तो ये बिल्कुल वाज़े मैसेजिंग नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने से आप इनहराफ नहीं कर सकते और हर सूरत में आपको जो है इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। बल्कि इसी कॉन्फ्रेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और भी कहा कि अगर आपको ये नहीं मंजूर तो फिर कोई और निज़ाम ले आएँ, फिर हम उसको भी देख लेंगे।
तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मामलात हैं, ये जब अदालती छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये मामलात बहुत ज़्यादा तसादम की तरफ या टकराव की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो अपने तौर पे जो मैसेज दे दिया है वो बिल पास करके, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो कल एक जजमेंट में, फिर आज जो फ्यूचर के जो हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने आज फिर ये एक अंदिया दिया है, तो उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये एक तसादम की तरफ मामलात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें फिर हमें ये भी देखना होगा कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह ये तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो है वो अमल दरामद करना हर सूरत में होगा, वरना फिर आइनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई फ़ैसला गैर आइनी हो तो उसके ऊपर इदारे अमल दरामद नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने जो कुछ सवालात उठाए, ख़ास तौर पे जो आइन की कुछ शिक्के हैं जिसका उन्होंने कहा है कि या तो इग्नोर किया गया है या ऐसे उनके ऊपर जो है वो जो फैसला था 12 जुलाई वाला, उसके ऊपर उसकी रूह के मुताबिक वो नहीं किया गया। तो हुकूमत के पास भी एक सॉलिड जस्टिफिकेशन और ग्राउंड है, क्योंकि देखें आपने, ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी कह रहे हैं जजमेंट में भी, उसमें भी जो एक तकरीब में भी, लेकिन साथ साथ ये हुकूमत के पास भी जवाब है कि आप जो ये जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से डिटेल जजमेंट नहीं है, या आपने रीजनिंग नहीं दी, क्योंकि 2 जजेस ये बारहा उन्होंने सवालात उठाए हैं कि ये जो आपने 15 दिन का टाइम दिया है, ये सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन के हवाले से कोई डिटेल जजमेंट में नहीं आई। तो हुकूमत के पास भी मैं समझता हूँ कि आगे जो है ये मामलात को, ये अगर कोई तौहीन अदालत की तरफ जाता है मामला या फिर किसी और तरफ जाता है, तो हुकूमत के पास इसके सॉलिड ग्राउंड्स हैं, वो डिफेंड कर सकती है कि या तो पहले आप जो है इसकी डिटेल जजमेंट दें, हमें रीज़न बताएं कि ये जो 41 अरकान के हवाले से कि नए हलफनामे जमा कराएं 15 दिन के अंदर अंदर, जबकि आइन में 3 दिन का लिखा हुआ है वाज़े तौर पे, इसकी कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके बाद तो इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। लेकिन इससे ये तमाम तर जो मामलात नजर आ रहे हैं, पास जवाब मौजूद है, तो कहीं ना कहीं तौहीन की जो इम्प्लिकेशंस हैं, जो मुज़मिरात है, उससे बच सकती है हुकूमत, उनके पास जवाब मौजूद है। बेनज़ीर, बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के पास सॉलिड रीजंस है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट है, वो एक बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स है। सर लेकिन वो इख्तिलाफी नोट एक माइनॉरिटी नोट है, वो उस तरह तो अलीना इसमें कोई शक नहीं है कि उसके ऊपर कोई उसकी उस तरह लीगल वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं उसमें वो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, और वो उन्होंने पूरे आइन और कानून के मुताबिक जो आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन 8 जजेस कर रहे हैं। टोक रही हूँ, लेकिन सर इस तरह से तो बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद है जिनके ऊपर अमल दरामद होता भी है और उनमें भी डाइसेंटिंग नोट होता है। ये तो रिवायत है अदालत की, इसमें तो कुछ नहीं हो। अलीना, उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, जो अक्सरियती जजमेंट थी, शॉर्ट जजमेंट थी, उसके मुकाबले में एक अक़लियती डिटेल वो बताया और रीजनिंग दी है कि क्यों ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो इदारे नहीं। देखिए फैसला क्या कहलाता है, उसमें डिसेंटिंग नोट्स होते हैं, सही। अल्टीमेटली फैसला कौन सा जो है स्टैंड करता है, फैसला तो मेजॉरिटी जजमेंट स्टैंड करता है। 4-3 का फैसला हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। चीज़ ये है कि डिटेल्ड जजमेंट तो ज़ाहिर आएगा। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इन हेस्ट नज़र आ रही है। गवर्नमेंट को अपील करने से पहले वेट करना चाहिए था ना डिटेल्ड जजमेंट का। पहले आपको कोई भी कानून साजी करने से पहले वेट तो करते हैं डिटेल्ड जजमेंट का। आप दो जजेस की चीज़ों को तो आप कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन पहले पूरा फैसला तो आने दें, उसकी तफसीलात तो आने दें, उसमें रीजनिंग्स भी होंगी, उस फैसले का इंतज़ार तो करना चाहिए। उस फैसले के बाद अपील करते हैं, उससे फैसले से पहले ही आपने अपील कर दी विदाउट नोइंग कि व्हाट इज द एग्जैक्ट जिसके ऊपर अमल दरामद करना है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ना, जब तफसीली फैसला आए, तफसीली फैसले को देखना है। अब तफसीली फैसले में मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि तफसीली फैसला फौरन नहीं आए, कब आए, वो तो जजेस पे यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसी सूरत हाल में करेगा अलीना, फैसला स्टैंड करेगा 8 जजेस का, बिल्कुल सही, ठीक है। फैसला तो वो स्टैंड करेगा, या अगर रिव्यू में अगर कोई चीज होती है वो तो एक अलग बात है। अमल दरामद नहीं होता, आप क्या समझते हैं? ये जो फखर कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बहुत ही कैटेगोरिकल है क्या कि अगर फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो उसको आइन के साथ खिलवाड़ समझा जाएगा। सर क्या हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी? हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं, इस पे इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, स्पीकर भी
का वो हो सकता है। लेकिन अच्छा। ये बात सीधी सीधी तसादुम की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट अब चाहे मजलूम बनने की कोशिश करे, जो कुछ भी होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल क्योस पैदा होने जा रहा है। और जाहिर है जब भी रिव्यू होगा तो वो रिव्यू जो है वो मेक और ब्रेक होगा। ओके फ़खर, मुख्तसर तरीन बात कीजिएगा प्लीज़। मुख्तसर 2 पॉइंट्स। एक, मज़र साहब जो कह रहे हैं कि अभी तफसीली फ़ैसला नहीं है, हुकूमत ने जल्दबाजी की है। 96 में अल जिहाद ट्रस्ट केस का अभी शॉर्ट ऑर्डर आया था। हुकूमत ने, उस टाइम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, उन्होंने एक ऑर्डीनेंस लाया जिसको कैरी किया आगे निगरान हुकूमत ने, फिर नवाज शरीफ हुकूमत ने 3 दफ़ा एक ऑर्डीनेंस उस अल जिहाद ट्रस्ट केस के जो डिटेल जजमेंट है उससे पहले वो किया गया, फिर फाइनली एक बिल लाया गया, लीगल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1997। तो ऐसा नहीं होता कि आप डिटेल जजमेंट का इंतज़ार करते रहें और तब तक जो है वो उसके ऊपर, ये पहले भी इस तरह की कानून साजी हुई है। दूसरी बात जो तौहीन अदालत के हवाले से सिर्फ इतना ये कहता हूँ कि कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून साजी होती है, कोई डिबेट हो या कोई इस हवाले से हुकूमत के ऊपर कोई भी तौहीन अदालत नहीं लग सकती। तो हुकूमत ने अपना जो है कैसे सकते हैं? अपील आपकी कमजोर हो जाएगी ना अगर आपने डिटेल जजमेंट का इंतजार ही नहीं किया। तो आप अपील किस ग्राउंड पे कर रहे हैं? पहले डिटेल जजमेंट तो आने दें। सर वही तो मसला है कि अगर ये इतना बड़ा एक फैसला है तो उसके लिए फिर डिटेल जजमेंट, छुट्टियों पे चले जाना और इतना ज्यादा वो करना, ये एक बड़ा उस पे भी। अच्छा, ये एक सवाल है कि आ जाना चाहिए था अभी तक इसका डिटेल्ड जो वर्जन है वो आ जाना चाहिए था जजमेंट का, ये सवाल है। बट इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो क्योंकि हमारे पास आज कानूनी माहिर नहीं है तो उनको ज़रा साइड पे रख देते हैं। बट ये जो बात है इसको सियासी तनाजुर से गौर करेंगे। बेनज़ीर शाह साहिबा और उमर चीमा साहब क्या सोचते हैं, एक ब्रेक के बाद जानिए। अदालत आलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना होने की सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हैं। जजेस की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है। ऐसे में जब हम देख रहे हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर हुकूमत का स्टांस, इलेक्शन कमीशन का स्टांस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ, तो क्या अहमियत है ये जो बातें बार बार की जा रही हैं इनकी? बेनज़ीर। अच्छा अलीना, जिस दिन ये फैसला आया था रिजर्व सीट वाला, आपको याद है हमारे साथ जाहिद इब्राहिम साहब थे और हमने उनसे पूछा भी था कि अगर ये रिव्यू में भी जाता है मामला तो क्या मुख्तलिफ फैसला आ सकता है, क्या फैसला बदल सकता है? तो उन्होंने भी ये कहा था और इसके बाद जितने भी बहुत से मेरे लीगल एक्सपर्ट से भी इस पे बात की, वो भी ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, यही लगता तो यही है कि यही फैसला दोबारा आएगा अगर रिव्यू पे भी गया, क्योंकि उसी बेंच के सामने सुना जाएगा और ये है भी मेजॉरिटी जजमेंट 8 जजेस की। अब ये जो ऑर्डर आया है, जैसे आपने भी बताया, केस बिल्कुल मुख्तलिफ है पेंशनर्स के हवाले से। एक 2017 का केस था, तब से उनको ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने इनको पेंशन देनी है, तब से अब तक उनको पेंशन नहीं मिली। लेकिन इसकी जो मैसेजिंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये इस वक्त आ रही है कि जब नजर आ रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो रिजर्व सीट जो है वो पीटीआई को नहीं देंगे, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी लग रहा है कि इस मामले को जितना भी हो सके डिले करे। तो एक तो ये, और दूसरा ये आ भी किससे रहा है? अगले चीफ जस्टिस से आ रहा है जिनकी टेन्योर जो है अच्छी खासी लंबी है। तो इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है और उसमें बड़े क्लियर अल्फाज में बार बार कहा गया है कि देखें, जमहूरी निजाम में, सिर्फ जमहूरी निजाम में रूल ऑफ लॉ की बहुत अहमियत होती है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, ये एक हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी होती है। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ये कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होगा। बल्कि वो कहते हैं, इसमें लिखा है उन्होंने कि पब्लिक ट्रस्ट अंडरमाइन होगा। तो सिर्फ ये एक फैसले या सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं है, ये पूरी जुडिशरी के बारे में है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करते तो पूरी सुप्रीम कोर्ट पे और पूरी अदलिया पे जो एतमाद है, पब्लिक ट्रस्ट है, वो आप अंडरमाइन कर रहे हैं। और इसका जो 3rd पैराग्राफ है अलीना, वो मेरे ख्याल से वो भी बहुत अहम है क्योंकि वहां पे बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सबसे क्रिटिकल टूल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होता है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है अपना फैसला या अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बिल्कुल सही, आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया तो ये मामला जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएगा। तो जैसे फखर भी बात कर रहे थे और मैंने पहले भी शो पे कहा था कि इस वक्त लग रहा है कि जब ये अगले चीफ जस्टिस आएंगे तो एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बनेगा हुकूमत का अच्छा, के बीच में। हम सब अगले चीफ, एक बात कहना प्लीज मुख्तसर
मैं अगले चीफ जस्टिस साहब की इसलिए भी बात कर रही हूँ अलीना, क्योंकि जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मंसूर अली शाह साहब, तो मैंने इनको कवर भी किया था, इनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह, और तब से ही मुस्लिम लीग नून की तब हुकूमत थी 2013-2014 में, तो तब से वो कुछ खास खुश नहीं थे इनसे, क्योंकि इनके पास बहुत से बड़े अहम केसेस जाते थे, जैसे मरियम नवाज साहिबा का यूथ लोन प्रोग्राम का आपको याद होगा केस क्या था और उनके हक में नहीं आया था, वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था। उसके अलावा ऑरेंज लाइन का जो मंसूबा था उसका भी केस इनके पास किया था, वो भी उस वक्त इनके हक में, हुकूमत के हक में नहीं आया था, उन्होंने कहा था इन चीज़ों को बदलें। और वो अगर आप फैसले पढ़े, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे एक और लाहौर का बड़ा मंसूबा था, वो भी केस इनके पास किया था, वो भी रुका था। तो ये आप इन फैसलों को अगर देखें तो ये एनवायरमेंटली तौर पे अगर आप देखें, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बड़े अच्छे फैसले थे। लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वो खुश तो नहीं थी। तो जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि कुछ जजेस हैं जिनके बारे में शुरू से ये तासुर है कि ये बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में तब भी जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आप जिनसे भी बात करें, जिनके खिलाफ भी फैसले आते थे, वो भी ये कहते थे कि ये बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड जज है। और आपको पता है कि फिर हुकूमतों को, रियासती इदारों को इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस तो नहीं पसंद। अच्छा, वैसे हम जस्टिस मंसूर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उमर ये तो अभी कुछ रोज़ की बात है, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने भी एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना आता है। तो अगर इवन इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जाए और फिर जिस तरह की मैसेजिंग आ रही है, क्या आप समझते हैं अभी कुछ ही दिनों में हमें कुछ इसके ग्रेव इम्प्लिकेशंस हुकूमत के लिए और फिर इलेक्शन कमीशन के लिए मिल सकते हैं? इसी तनाजुर में इसको देखना चाहिए। जिधर से बात शुरू हुई थी, जो नेशनल बैंक का केस था, बेसिकली नेशनल बैंक का केस और जिस केस की तनाजुर में हम बहस कर रहे हैं, उनमें एक फर्क यह है कि उधर नेशनल बैंक ने ऑलरेडी कमिटमेंट की थी कि वो उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे, यानी कि उन्हें कोई अभाम नहीं था, कोई उन्होंने एज सच उसको कंटेस्ट नहीं किया। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि वो कुछ हो गई और कुछ रह गई, तो वो क्यों नहीं हो रही, यानी कि इस लिहाज से, यानी कि उन्होंने, क्योंकि एतराज भी नहीं है उनका। इधर जो मौजूदा केस जिस पे हम बात कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाला, इस पे एतराजात मौजूद हैं, इस पर एतराजात हैं। और दूसरा ये है कि ये कोई इतना स्ट्रेट केस नहीं है कि आपने किसी को डी नोटिफाई करना है। आपने एक प्रोसेस दिया है कि फलां लोग हैं, वो ऑलरेडी किसी जगह पर हैं, आपने उनको उधर से पुल आउट करना है, इनको दूसरी जगह। उमर से हमारा राब्ता मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल वजूहात हैं जिस के तहत बंद हो गया है राब्ता। बहरहाल जी, आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अभी इजाज़त दें, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।